हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र शिक्षक चयन परीक्षा जो आपका वर्ग एक का मेंस का एग्जाम होना, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि जहां से आपका ये इंडियन इकोनॉमी का शुरू होता है पूरा सिलेबस, वो है आपका यूनिट नंबर 13, है ना। आप देखेंगे सिलेबस में तो ये है यूनिट नंबर 13 और इसमें पहली चीज आपको लिखी हुई दिखेगी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। यहां से लेकर के और फिर जब आप आगे आएंगे लास्ट में यूनिट नंबर 20, तो 20 तक ओवरऑल आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इन टॉपिक से कैसे सवाल बन सकते हैं, किन किन बातों पे आप ध्यान रखें अपने एग्जाम से रिलेटेड। अब देखो, अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 13 की, जिसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे बात करनी है आपको 1947 से पूर्व, है ना। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो सिंपल सा आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, क्योंकि इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट इन द सेंस कि ये आपको देखना है कि 1947 से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। अब उसमें आप देख लीजिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, जनांकिकीय परिस्थिति कैसी थी, व्यवसायिक संरचना, आधारिक संरचना। कहने का मतलब ये है कि 1947 के आसपास हमारे देश में कृषि क्षेत्र का कितना विकास हुआ था, क्या स्थिति थी, है ना। औद्योगिक क्षेत्र किस स्थिति में था, विदेशी व्यापार क्षेत्र किस स्थिति में था। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये सभी के सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पॉपुलेशन उस टाइम कितना थी, है ना। आप इसमें देख सकते हो कि उस टाइम लिंगानुपात वगैरह की क्या स्थिति थी, है ना। तो इसके लिए आप जो है जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े आप पढ़ लीजिएगा, है ना। कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपको पता ही होगा कि कृषि क्षेत्र उस टाइम हमारा क्या था, खराब स्थिति में ही था। क्योंकि उस टाइम जो कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमारे कृषक जो थे वो अपने अकॉर्डिंग जो है फसलों का भी उत्पादन नहीं कर सकते थे। कहा जाए तो भारतीय कृषि क्षेत्र जो था ये इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की आपूर्ति वाला देश बन के रह गया था, है ना। कच्चे माल, रॉ मटेरियल। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे किसानों से उन्हीं चीजों की खेती करवाते थे जिनकी उनको जरूरत होती थी। फिर ये रॉ मटेरियल अपने यहाँ ले जा करके इससे उत्पाद बनाते थे, है ना। और उसके बाद वही ले आकर के हमारे यहाँ बेचते थे और भी देशों में, अन्य देशों में बेचते थे। तो हमारे यहाँ अगर कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के लिए एक कच्चे माल की पूर्ति करने वाला क्षेत्र बन के रह गया था। औद्योगिक क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ ही था, ठीक है ना। विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार के बारे में भी एनसीईआरटी आपको जानकारी देती है कि उस टाइम क्या होता था कि हम लोग रॉ मटेरियल की आपूर्ति करते थे ब्रिटिशर्स को, और फिर वहां से हम लोग जो है उत्पाद वगैरह खरीदते थे। तो ये सब सारी स्थितियां थी उस टाइम की। ओवरऑल ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेना। इसमें मैंने बोला जैसे लिंगानुपात हो गया, टोटल जनसंख्या हो गई, है ना। टोटल जनसंख्या उस टाइम कितनी हुआ करती थी, है ना। साक्षरता दर आप देख लेना उस टाइम कितनी हुआ करती थी। ये सारे डेटा आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद जब अगले यूनिट की हम लोग बात करते हैं, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक में। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है ना। इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, अगर आप इस यूनिट की बात करोगे, यूनिट नंबर 14 की आप बात करोगे, तो इसमें पहला ही टॉपिक आपको दे रखा है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12 5 ईयर प्लान तक पढ़ना है। 12 5 ईयर प्लान तक पढ़ना है। अब ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप सभी जानते हैं कि 5 ईयर प्लान से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, और इसी में आप इंक्लूड करके थोड़ा सा नीति आयोग को भी पढ़ लीजिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, क्यों होती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। इस तरीके की सारी जानकारी आप नीति आयोग के बारे में भी रखेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो पंचवर्षीय योजना मैंने पढ़ाया भी है और आप इसको पढ़े भी होंगे, नो डाउट। उसके बाद बात करेंगे 1950 से लेकर 90 तक में हमारे देश में कृषि उद्योग और व्यापार की क्या स्थिति थी, है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आ चुका था,
ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब वो आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी सवाल पूछ सकते हैं, नो डाउट, है ना। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के अब, क्योंकि 1991 आपको अगले यूनिट में पढ़ना ही है, फिर भी आप अपने समझने के लिए यहाँ पे लिख लेना कि 1948 से लेकर के 1991 तक की औद्योगिक नीति आपको अच्छे से पढ़नी है। सभी औद्योगिक नीतियां आपको अच्छे से पढ़नी है। ओके, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। औद्योगिक नीति ऐसा टॉपिक है कि जब से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया होगा तब से आप पढ़ते आ रहे हैं। अगला है व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। देखो, जब हम व्यापार नीति की बात करते हैं तो व्यापार नीतियां देखो पहले से भी आती रही जाती रही। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं। एक तो आप ये देख लेना कि हमारे देश में सबसे पहली व्यापार नीति कौन आई, सबसे पहली व्यापार नीति कब आई। एक चीज ये आप गूगल से भी देख के नोट कर सकते हो, सबसे पहली व्यापार नीति हमारे यहाँ कब लागू होती है। और उसके बाद, क्योंकि आपका एग्जाम अभी होना है और आप देख रहे हैं कि 31 मार्च को ही घोषणा की गई थी न्यू ट्रेड पॉलिसी की, ठीक है ना, न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई व्यापार नीति, नई व्यापार नीति। और ये जो नई व्यापार नीति है आपकी, ये है 2023 की। तो 2023 की नई व्यापार नीति भी आपको पढ़ना है, इसके जो मेन मेन बातें हैं। उसके बाद देखो, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन, ये आपने पढ़ा होगा। अब सरकार ने आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन से रिलेटेड क्या क्या उपाय किए हैं, इसमें आप थोड़ा सा सेज वगैरह के बारे में देख लेना। उसके बाद ये देख लेना कि सरकार ने कौन कौन से स्कीम निकाले हुए थे, या कुछ मेजर स्कीम्स जो आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए थे, निर्यात को संवर्धित करने, ओवरऑल इस तरीके की बातें। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो, जब पीपीपी की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो सवाल बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई, कब बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, उस कमेटी के सुझाव क्या थे, और वर्तमान में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पीपीपी क्या कहते हैं, पीपीपी है, लागू है, आप किस तरीके से भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट नंबर 14 हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट नंबर 15 की बात करते हैं, तो जो आपका यूनिट नंबर 15 है, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है आर्थिक सुधार 1991 से। ये है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी के नाम से आप सभी जानते हैं। और इसमें बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया भी है, और आप ये समझिएगा कि 1991 की जो औद्योगिक नीति आपकी आती है ना, इस औद्योगिक नीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए गए, क्या क्या बातें की गई। अच्छा, जब आप देखो 50 से 90 के बीच पढ़ते हो ना, इसी में बीच में आपका एमआरटीपी वगैरह, एमआरटीपी एक्ट वगैरह भी पढ़ने को मिला होगा। एमआरटीपी एक्ट की बात कर लें, है ना, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हो, अब 1950 से लेकर 90 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं आसमान से उठा के चले आएंगे। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आप देखिएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में 50 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, और उन घटनाओं से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बनते हैं। जैसे कि एमआरटीपी एक्ट की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पे की गई, तो उनका क्या नाम था, कोई दास गुप्ता थे, है ना, एग्जैक्टली अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। केसी दास गुप्ता, आई थिंक केसी दास गुप्ता, है ना। तो उनकी कमेटी ने सुझाव दिया, फिर एमआरटीपी एक्ट की स्थापना होती है। वैसे तो ये एक्ट आया था 1969 में, देन ये स्थापित होता है कब, 1970 में, है ना। तो ये चीजें थी, बाद में फिर आप पढ़ेंगे आगे चल के इसको समाप्त भी कर दिया गया। तो 1950 से लेकर 90 के दौरान में जो भी बातें हुई, अब जैसे नाबार्ड की स्थापना हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जितनी घटनाएं इस दौरान हुई हैं, वो सारी घटनाएं आपको आनी चाहिए। अब ये आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपने इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा, जैसे आपने इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ा, ये चीजें जब आपने पढ़ी तो आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में 1950 से लेकर 90 के बीच में क्या बहुत सारी घटनाएं हुई। क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो इन घटनाओं को आपको अपने दिमाग में याद करके रखना है। फिर 1991 की मैंने बात की, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें अगर आपने 1991 की औद्योगिक नीति को ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है,
तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में। ओवरऑल इसको मैंने पढ़ाया भी है, अच्छे से पढ़ाया है ना? तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 16 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 16। अब जो यूनिट नंबर 16 है उसमें आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। ये यूनिट कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और आप सभी जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी की वर्तमान चुनौतियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? गरीबी यानी कि पावर्टी। तो आपको गरीबी को अच्छे से पढ़ना है। गरीबी क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और गरीबी से संबंधित जो भी समितियां वगैरह बनाई गई, ये सारी चीजें मैंने पावर्टी में आपको पढ़ा रखी हैं। उम्मीद है कि आप उसको पढ़ के याद किए होंगे। भारत में मानव पूंजी निर्माण। अब भारत में मानव पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि मानव पूंजी के संदर्भ में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रयास किए गए, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको स्पेशल से अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जब आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को पढ़ते हैं, तो ये चीजें आप समझ पाए। ग्रामीण विकास ज्वलंत समस्याएं। ग्रामीण विकास से रिलेटेड भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे कुछ योजनाएं वगैरह बनाई गई हों, जैसे भारत निर्माण की आप बात कर लो, है ना, आदर्श ग्राम योजना की बात कर लो, इस तरीके की चीजें जो बनाई गई इंडियन इकोनॉमी में रूरल सेक्टर से रिलेटेड या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है आपके सिलेबस में, ये आपको पढ़ना है रोजगार समृद्धि और चुनौतियां। अब इसमें देखो, श्रमिक और रोजगार, श्रमिक के प्रकार, श्रम बल, बेरोजगारी, अर्थ कारण, प्रकार, इतनी चीजें, सरकार और रोजगार सृजन। ये जितनी चीजें आपने देखा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने जो बेरोजगारी पढ़ाया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी का जो मेरा लेक्चर है उसको आप कंप्लीट कर लेना। प्लस एक चीज और देख लेना कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाई गई हैं, है ना? तो कुछ योजनाओं को आप ऐड कर लेना, इसमें कुछ योजनाओं को ऐड कर लेना जो कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई। तो ये आपका ओवरऑल एक लेक्चर बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद अगला इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा आर्थिक विकास का सिद्धांत, एडम स्मिथ और रिकार्डो, और इसी के साथ आपको मिलेगा हैरड एंड डोमर। चलो थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, ये जो एडम स्मिथ और रिकार्डो है, आर्थिक विकास का सिद्धांत, असल में यह है आपका क्लासिकल क्लासिकल ग्रोथ मॉडल या क्लासिकल विकास मॉडल, ठीक है ना? क्लासिकल विकास मॉडल ये हो गया आपका, और दूसरा इसमें है आपका क्या, हैरड डोमर। देखो, हैरड डोमर दोनों अलग अलग अर्थशास्त्री थे, आप सभी को ये बात पता ही होगी। तो इन्होंने अलग अलग अपना सिद्धांत भी दिया था, लेकिन इन दोनों के सिद्धांत का जो निष्कर्ष था वो लगभग एक समान था, इसीलिए इन दोनों के मॉडल को एक साथ करके पढ़ा जाता है। तो ये आपका क्या, हैरड डोमर का मॉडल हो गया, क्लासिकल विकास मॉडल हो गया। इसमें अब इससे रिलेटेड जैसे जो भी आपके पास बुक है, जैसे सपोज दैट आपने यूथ पब्लिकेशन की एमसीक्यू वाली बुक रखी हुई है, आप कुछ ना करिए, बस हैरड डोमर और क्लासिकल विकास मॉडल। क्लासिकल विकास मॉडल में देखो चार नाम आते हैं, एक तो एडम स्मिथ का आता है, रिकार्डो का आता है, माल्थस का आता है और मिल का आता है। तो इन सभी ने मिला करके जो भी बातें बताई वो चीज आपको पढ़नी। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। अब इसमें आपको ऊर्जा क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, हेल्थ सेक्टर के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और जल आपूर्ति के बारे में। ये आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी में। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी आप इससे रिलेटेड रखिएगा, और इसमें भी आप देखिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इन क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है ना? तो ये यूनिट आपकी हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 19 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 19, जब आप यूनिट नंबर 19 को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण और धारणीय विकास। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, डिटेल में पढ़ाई है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, आप सभी ने पढ़ा। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती का कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। सिक्किम वाला एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। उसके बाद देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी गैसें वगैरह होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाया भी है और उम्मीद है कि आप पढ़ भी लेंगे, है ना?
फिर देखो माइग्रेशन है, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या क्या वजह होगी, है ना। उसके बाद देखो जो लास्ट यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कैसे कैसे इनसे सवाल बन सकते हैं। अगला जो है जैसे भारत के विकास का अनुभव, अब इसमें पड़ोसी देशों से तुलनात्मक विकास अनुभव देखना है। भारत और पाकिस्तान, भारत और देश, सॉरी, भारत और चीन। अब देखो यहाँ पे आपको करनी है कंपेयर। तो एक तो आप कंपेयर में देख सकते हो जीडीपी को कंपेयर करके, है ना। आपने देख लिया क्या, जीडीपी ग्रोथ में इंडिया की क्या स्थिति चल रही है, पाकिस्तान की क्या स्थिति चल रही है, चाइना की क्या स्थिति, ये आपको मिलेगा कि हाँ, आईएमएफ के द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है ना, उसमें आप इस चीज को देख पाएंगे, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा आज, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। और देखो जैसे आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या, क्षेत्र विकास और अन्य मानवीय संकेतक। अब मानवीय संकेतक में आप जैसे एचडीआई को ले लो। एचडीआई में देख लो कि इंडिया की क्या स्थिति है, चाइना की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है। और उसके अलावा क्षेत्रीय विकास वगैरह से रिलेटेड देख लो, है ना, इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं। पॉपुलेशन से रिलेटेड देख लो कि इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। और जो भी मेन मेन चीजें होती हैं जैसे लिंगानुपात वगैरह का आपने देख लिया, साक्षरता दर का देख लिया, आर्थिक समृद्धि मैंने बता ही दिया कि आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है उससे आपने देख लिया। ओवरऑल इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी को दो अन्य देशों से कंपेयर करके देखना है, और वो अन्य देश कौन कौन से हैं, भारत और चीन है। इतनी चीज मैंने आपको डिटेल में बताई। अब आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि सर सवाल कैसे बने। सवाल का देखो, एचडीआई में वो सवाल बना सकते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया क्या, इंडिया का एचडीआई दे दिया, पाकिस्तान का दे दिया, चाइना का दे दिया। अब पूछ लिया इनमें से कौन सही है, कौन से नहीं सही हैं। तो ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ये चीज आपका हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला जैसे ग्रोथ को लेकर के बात करें, ठीक है ना, ग्रोथ को लेकर के बात करें, उससे रिलेटेड बात करेंगे फिर आगे, ठीक है। उससे रिलेटेड आगे ग्रोथ को लेकर के मैंने बताया है ना, जनसंख्या को लेकर के बताया। तो इस तरीके के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सवाल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। पड़ोसी देशों के साथ वो हो ही गया ना, कैसे आप कंपेयर करोगे, तो इस तरीके से आप कंपेयर। हाँ, उसके बाद देखो ग्लोबल वार्मिंग का जो गैस वगैरह वाला मुद्दा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह है, ये चीजें अब ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको आप लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो समझ पाएंगे। ओवरऑल देखो, अब जैसे हेरेड डोमर मॉडल से पूछ सकता है, अच्छा इसमें ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्कीम पूछ सकता है आपसे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ बातें पूछ सकते हैं, तो ऐसे सवाल इस यूनिट से बन सकते हैं। उसके बाद इधर मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी से तो सवाल ही सवाल बन सकते हैं, बेरोजगारी तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं वो बन सकती हैं। फिर क्लासिकल मॉडल मैंने बताया, क्लासिकल मॉडल आप देख लेना, हेरेड डोमर, इनमें जो यूथ में सवाल दे रखे हैं उनको आप देख लेना। गरीबी का भी मैंने बता दिया कि गरीबी क्या है, कितने प्रकार की है, कौन कौन सी कमेटियां हैं, इसके मापन कैसे होंगे। ग्रामीण विकास का भी बता दिया है ना। एलपीजी पॉलिसी भी बता दिया अच्छे से कि ये आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना, मैंने पढ़ाया भी है। उसके बाद देखो 5 ईयर प्लान हो गया, अब इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, आपने बहुत जगह इसके रिलेटेड एमसीक्यू देख रखे होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि 1950 से लेकर के 1990 तक हमारी इकोनॉमी में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो सारी घटनाएं आप क्या करेंगे, वो सारी घटनाएं आप याद रखेंगे, ठीक है ना, वो सारी घटनाएं आप याद रखेंगे। तो इस तरीके के सवाल देखो इन यूनिट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी से, कि जो आपका ये सिलेबस है वो है केवीएस पीजीटी का सिलेबस। वो क्या है, केवीएस पीजीटी का सिलेबस। तो आप एक बार केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैंने यूट्यूब चैनल पे कराए भी हैं, एमसीक्यू सीरीज वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, केवीएस का जो वीडियो एक दो मिले उसको देख लेना आप, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रही ओवरऑल बातें आपके इन टॉपिक से रिलेटेड कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे सवाल बन सकते हैं। इन सारी बातों पे आप अपना ध्यान रखिएगा। जो जो बातें मैंने लिख के बताई हुई हैं इनको आप माइंड में रखिएगा,
ओवरऑल ये समझिएगा कि हमारी इकोनॉमी में आजादी से लेकर के अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं, लगभग वो सारी घटनाएं आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। सिलेबस इन्होंने बहुत बेसिक सा उठा के एनसीईआरटी के टॉपिक रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसको और डिटेल में पूछ सकते हैं। सवाल बहुत कठिन नहीं आएंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इतनी विस्तृत है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। ठीक है ना? तो करें क्या? करें ये कि आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी जहां से भी एमसीक्यू मिल जाए ना, वो सभी के सभी एमसीक्यू आप करें। जितना अधिक आप एमसीक्यू इकोनॉमी से रिलेटेड किए रहेंगे, उतना बेहतर आप एग्जाम में करेंगे। ये मेरा आप सभी को व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है, मैंने कई पीडीएफ भी आप सभी को दे रखी है आपके कोर्स में, उनमें आप देखिएगा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कितने सवाल हैं, उन सवालों को आप सॉल्व करिए और इस तरीके से आप अपने इस एग्जाम में बेहतर करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।